पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जैसे नाम से क्या पता चल रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस होंगी। पेयर मतलब दो, नाम से क्या पता चल रहा है, दो स्ट्रेट लाइंस होंगी। जैसे मान लो एक लाइन ये है, हाँ हाँ, इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है। दूसरी लाइन L2 है, जैसे एक लाइन L1 है और दूसरी लाइन L2 है। से एक लाइन का इक्वेशन है, L1 का इक्वेशन है, जैसे मान लो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक टर्म होता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। क्या होता है? जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 क्या होता है? इन दोनों लाइंस के एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। कब? जब राइट हैंड साइड 0 हो। तो x प्लस 2y माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता, तो 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस x प्लस 4xy प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8x माइनस 12y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बनता। इसका क्या मतलब है? 2x स्क्वायर, फिर y स्क्वायर वाला टर्म क्या है? 6y स्क्वायर, फिर एक्स वाई वाले टर्म्स ये दोनों है, 3xy प्लस 4xy, मतलब 7xy, फिर x और माइनस 8x माइनस 7x, फिर 2y एंड माइनस 12y माइनस 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। दिस वी विल से जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। जॉइंट इक्वेशन का क्या मतलब होता है वो क्लियर है? तो कभी भी जैसे दो लाइंस दी हुई है, तो उनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड राइट हैंड साइड पहले 0 कर देंगे, और फिर दोनों के एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे जो इक्वेशन आएगा वो जॉइंट इक्वेशन बनेगा, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सर ये जो मतलब अगर जॉइंट इक्वेशन दिया तो फैक्टराइज करना पड़ेगा क्या? हाँ, मतलब अभी मैं सिखाऊंगा कि जॉइंट इक्वेशन अगर नोन है तो उनके इंडिविजुअल इक्वेशंस क्या आ रहे होंगे, वो कैसे लिखना है वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, अभी क्या सीखा? अगर इंडिविजुअल इक्वेशंस नोन है तो उनसे जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखना है, वो तो बहुत सिंपल सा है, दोनों के एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अच्छा, हाँ ये सर। जॉइंट इक्वेशन बाय द वे क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जॉइंट इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे ये क्या है, एक तरीके से L1xy इंटू L2xy इज इक्वल टू 0 है। तो हर x और y के इक्वेशन को कोई x और y, x नॉट और y नॉट सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इसको कौन सेटिस्फाई करेगा? विच पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? दिस इक्वेशन will be satisfied by सर तो फिर चारों पॉइंट्स होगा ना? चारों पॉइंट्स मतलब
all those points which are lying either on L1 or L2, ठीक है, which are lying either on L1 और L2। मतलब जैसे मान लो कि ये दोनों लाइन्स हैं हमारी, हाँ, जैसे ये L1 है और ये L2 है। उससे जैसे मान लो कि L1 के ऊपर कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। L1 के ऊपर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा का क्या मतलब है कि L1 ऑफ अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर। ऐसा कह सकते हैं अगर कोई पॉइंट है उस लाइन पे तो। ठीक है, तो अब देखो, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में अल्फा कॉमा बीटा पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा L1 अल्फा कॉमा बीटा इंटू L2 अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा, क्योंकि अल्फा कॉमा बीटा L1 पे है इसलिए L1 अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू 0 इंटू कुछ कुछ और कोई कांस्टेंट किया जाता उससे, तो ये क्या बन जाता, 0 बन जाता, विच मीन। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड भी 0 है। ठीक है, इसका मतलब अल्फा कॉमा बीटा जो L1 पे है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसे अगर कोई पॉइंट L2 पे होता तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता। तो इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़े बच्चों। यस सर। ओके, अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है इट इज द इक्वेशन ऑफ अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। अ जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर 1 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई लिखना होता है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल 1 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, वो ऐसे लिखते हैं हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। मतलब ये कन्वेंशन है कि एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए को रहने देंगे, वाई स्क्वायर के साथ बी को रहने देंगे। एक्स वाई के कोफिशिएंट को 2h लिखा। अब कोई कहता है कि सर मैं h भी लिख सकता था, तो 2h लिखने से फायदा क्या होता है कि थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो सिमेट्रिक कैलकुलेशन आने लगता है। कैलकुलेशन मतलब जो कुछ फॉर्मुलेज हम लोग आगे देखेंगे तो वो फॉर्मुलेज थोड़े अच्छे फॉर्मुलेज आने लगते हैं जिसको याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे एक्स के कोफिशिएंट को मैं क्या कहता, 2g। एफ के कोफिशिएंट को मैं क्या कहता, 2f। और कांस्टेंट टर्म को मैं क्या कहता, c। इतनी बात क्लियर है बच्चों। तो अब जो हमारी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में कैसे टर्म्स होंगे, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन में आपके पास एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स होंगे, एक्स इंटू वाई वाले टर्म्स होंगे, एक्स की डिग्री 1 वाले टर्म्स होंगे, वाई की डिग्री 1 वाले टर्म्स होंगे और कांस्टेंट टर्म होंगे। ठीक है, सो अब जैसे अगर तुम इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखो तो ये उस फॉर्म में है क्या, इसका इक्वेशन देखो ये उस फॉर्म में है क्या, ए एक्स स्क्वायर हाँ सर। प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy)। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना कि अगर मैं 2h लिख रहा हूँ इसका मतलब वो इवन नंबर ही होगा, ये सोच हमारी गलत है। ठीक है, 2h(xy) प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
ठीक। अच्छा, अब क्या कहते हैं हम लोग, तो जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है वो ऐसा नहीं कि केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो पता है क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, वो रिप्रेजेंट कर सकता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, वो रिप्रेजेंट कर सकता है सर्कल को, वो रिप्रेजेंट कर सकता है पैराबोला को, वो रिप्रेजेंट कर सकता है एलिप्स को, वो रिप्रेजेंट कर सकता है हाइपरबोला को। ठीक है, तो अच्छा एक ही इक्वेशन सबको रिप्रेजेंट करेगा क्या? ऑब्वियस सी बात है नो, कि कोई एक इक्वेशन दे दिया, एक यूनिक इक्वेशन दे दिया, वो सबको रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा। और कौन सा कब होगा? दैट डिपेंड्स अपॉन कि इन जो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज है वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, इन दोनों कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। ठीक है, जो है अभी तक हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया है। तो पेयर ऑफ इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होने के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए थी ए बी सी एफ जी एच में, तो वो कंडीशन क्या होगी वो देखने जा रहे हैं। तो a general 2 degree equation will represent a pair of straight lines, a pair of straight lines if ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0। ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन कहाँ से आती है अभी इसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग को ये कंडीशन याद करके रखनी है। अच्छा, इस कंडीशन को लिखने का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म भी होता है। वो डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ए बी सी डायगनली लिख लिया। ठीक है, क्या किया, ए बी सी डायगनली लिख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एफ, ठीक है, फिर यहाँ पे जी, फिर यहाँ पे एच, ये इज इक्वल टू, तो ये जो डिटर्मिनेंट है वो पता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है एक्सपेंड करके वो वाला वो बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने आता है ना, तो इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते से अलोंग फर्स्ट रो क्या बनता है, ए टाइम्स, अब देखो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटा देते, तो बी सी माइनस एच स्क्वायर माइनस एफ टाइम्स इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटा देते, तो सी एफ माइनस क्या हो गया, जी एच प्लस जी टाइम्स, मतलब इस वाले कॉलम और इस वाले रो को हटा देते, एफ एच माइनस जी बी इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या बन गया, ए बी सी, अब देखो एक एफ जी एच यहाँ से बनता और एक एफ जी एच यहाँ से बनता, तो क्या बन जाता, +2 FGH, फिर ये माइनस ए एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और फिर सी के साथ गलत लिख दिया है क्या हमने,
सर डिटर्मिनेंट में एच और एफ के पोजीशंस चेंज होंगे तो क्या? ये गलत लिख दिया। ठीक है, माइनस सी एच स्क्वायर बन जाता इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी उस तरीके से कर लेंगे। ओके, अब ये रिलेशन कहाँ से आता है वो हम लोग देखते हैं। कितनी चीज समझ में आ गई? ये जो है एक्सपेंड होके इसी फॉर्म में बन जाएगा। तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन करना हो हम लोग को कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 if it represents pair of straight lines then find the value of lambda। चलो अभी मैं इसके प्रूफ पे आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं बस पहले। सर आप एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करके क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो? ऊपर स्क्रॉल करके? सर वो सबसे ऊपर जो आपने इक्वेशन लिखा था। ये नहीं सर, उसके नीचे मतलब एन इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री वाला था। अच्छा, ये यही वाला। हाँ सर, हो गया। तो बच्चे ये करो, हमेशा याद रखो कि ए बी सी एफ जी एच ये लोग का खुद की यूनिकनेस है कि ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एफ जो है वो एक्स का है, जी सॉरी जी एक्स का है, एफ वाई का है। जी 2x का होगा ना? हाँ जी तो 2x का होगा ना कोई? हाँ हाँ हाँ, मतलब वही, मतलब जी का एक्स रिलेशन है। टू जी जो है वो एक्स, टू जी जो है वो एक्स का है, और टू एफ जो है वो वाई का कोफिशिएंट है, और एच जो है टू एच जो है वो एक्स वाई का है। सर इधर एक डाउट है, हम लोग को लैम्डा को सी अज्यूम करना है कि हम लोग लैम्डा को एक पूरा एक्सप्रेशन अज्यूम करना पड़ेगा फिल इन करने के लिए? नहीं, लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा को सी अज्यूम करेंगे। ओके, तो सर ये दिया रहेगा क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, दैट इज अंडरस्टूड बेटा, कि जैसे मान लो यहाँ पे प्लस लैम्डा दिया हुआ है तो कभी भी ये एक्सप्रेशन नहीं अज्यूम करने को कहेगा। ठीक है, ये लैम्डा को जनरली हम लोग कांस्टेंट से ही डिनोट करते हैं, कांस्टेंट के लिए ही फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा या ये सब जो भी। हाँ, वेदांत का -8 आया, और किसी का? अभिजीत का 5/2। देखो, जैसे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू क्या है -1 है, सी की वैल्यू क्या है लैम्डा है,
अच्छा h की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि x इंटू वाई का कोई टर्म है ही नहीं। फिर 2g इज इक्वल टू -1, मतलब g इज इक्वल टू -12। वैसे 2f इज इक्वल टू 3, मतलब f इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखना है। पहले तुम ऐसे लिखो, डिटर जो एक्सपेंडेड एक्सप्रेशन है, ABC प्लस 2FGH। ये तो जैसे कंटिन्यूएशन में ना, ABC फिर FGH, 2 टाइम्स FGH माइनस, अब देखो A को F के साथ तुमको करना होगा, B को G के साथ करना होगा, और C को H के साथ। तो -A, अब तुम ऐसे सोचो कि 2 लगा हुआ है, तो AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। ठीक है, तब वैल्यूज जल्दी जल्दी पुट करते हैं। तो ABC, तो A इंटू बी इंटू सी क्या बन जाता, -λ। F इंटू जी इंटू एच, क्योंकि H 0 है इसलिए ये वाला टर्म 0 बन जाता, माइनस AF², तो 1 इंटू 9/4 BG² प्लस 1/4 -0 इज इक्वल टू 0। इससे अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हारी लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। लैम्डा विल बी व्हाट, -2। समझ में आई बात। डिटर्मिनेंट में कैसे लिखना है, देखो डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ पे ABC लिखा, फिर यहां से स्टार्ट किया F, देखो ये सिमेट्रिक पोजीशंस है, फिर ये G, फिर ये H इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसा लिखना है। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है। यस सर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब हम लोग प्रूफ पे जाएंगे कि किस चीज के प्रूफ पे, किस चीज का प्रूफ करने जाएंगे बताओ। बोलो बच्चों, किस चीज का प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, कि जो हमारी कंडीशन आई कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए ABC प्लस 2FGH वाली, वो कहाँ से आई। तो प्रूफ लिखने जा रहे हैं। प्रूफ याद करने की जरूरत नहीं है, AX² प्लस BY² प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये प्रूफ जो है, दिस प्रूफ विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन, मतलब ये जो प्रूफ वाली टेक्निक है, दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन व्हाट डू वी से, इन फाइंडिंग इंडिविजुअल लाइंस। ठीक है, मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो रही होगी, जैसे मान लो जब, तो उसके वो किसी 2 लाइन का प्रोडक्ट हो रहा होगा ना, तो वो इंडिविजुअल लाइंस कौन कौन सी होगी, उसको फाइंड करने में भी ये प्रूफ यूजफुल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट प्रोसेस वी डू, वी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन x with coefficient in terms of y। समझ में आई बात, हम लोग x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं
एक्स में क्वाड्रेटिक बनाने का क्या मतलब है? समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस सम अदर थिंग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे नॉन एक्स वाले टर्म्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? नॉन एक्स वाले टर्म्स होंगे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स होंगे, नॉन एक्स वाले टर्म्स होंगे। नॉन एक्स वाले टर्म्स होने का क्या मतलब है? यहाँ पे y के भी टर्म्स हो सकते हैं। ओके, सो देखो ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का तो ये अकेला ही है भाई। अब x के कौन कौन से है? एक ये होता और एक ये होता। तो x का तुम क्या लिखते? अगर x दोनों में कॉमन लेते तो 2 टाइम्स h प्लस जी एक्स, h प्लस जी एक्स क्या पूछ रहा है? कैन देयर बी स्क्वायर टर्म्स? स्क्वायर टर्म्स मतलब स्क्वायर टर्म्स मतलब सर एक्स स्क्वायर की टर्म्स आ सकती है क्या? क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट के अंदर? हाँ सर। नहीं, कोफिशिएंट के अंदर एक्स स्क्वायर के टर्म्स नहीं होंगे ना। एक्स स्क्वायर ये है तो उसका कोफिशिएंट ये हो गया, ए हो गया। एक्स का कोफिशिएंट 2 टाइम्स एच वाई प्लस जी हो गया। और फिर कौन बचा? ये 3 बचे भाई। ये लोग, इसमें बिल्कुल भी एक्स का कंपोनेंट नहीं है। बी वाई स्क्वायर प्लस 2f y प्लस सी, बी वाई स्क्वायर प्लस 2f y प्लस सी। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया? ये एक क्वाड्रेटिक इन एक्स फॉर्म कर लिया, जिसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, एक्स का कोफिशिएंट ये है और कांस्टेंट टर्म ये है। इतनी बात समझ में आई? बोलो बच्चों। यस। अच्छा, जैसे अगर मैं अब इसमें x की वैल्यू लिखता तो वो क्या बनती? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बाय 2a, ऐसे बनता। ऐसे लिख सकते थे ना। डी एक बहुत बड़ा टर्म आता, इसको भी मैं लिखूंगा थोड़ी देर में। ऐसा लिख सकते थे। हाँ, लास्ट का पूरा टर्म जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, सी डैश की तरह से। मतलब ओके, हाँ, ये बात क्लियर है। इस बात को डाइजेस्ट करोगे तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट आता, वो एक तरीके से तुम ऐसा कह सकते हो कि ये एक y का फंक्शन होता। इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इन y। ये जो डी आता हमारा, बोलो हाँ या ना। अच्छा, हाँ सर। जैसे मान लो यस सर। कि डी के अंदर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4। ठीक है, और कोई दूसरा क्वाड्रेटिक आ गया से वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है क्वाड्रेटिक, तो ये एक तरीके से क्या बाहर आएगा? y माइनस 3 की तरह बाहर आ जाएगा। लेकिन ये किसी तरीके से बाहर आ सकता है क्या पूरा? कोई लीनियर टर्म बन सकता है क्या y में? नहीं। नहीं बन सकता। अच्छा, अगर तुम सोचो तो अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होनी है तो मतलब यहाँ से जो स्क्वायर रूट के बाद आ रहा होगा वो y में लीनियर टर्म आना चाहिए था, तभी तो x और y में लीनियर टर्म बनता। नहीं तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फिर स्क्वायर रूट के अंदर y में क्वाड्रेटिक फंसा रह जाता
और फिर वो स्ट्रेट लाइंस नहीं देता, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मतलब वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं दे रहा होता. इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. So what we want to represent this as pair of straight lines. सर मतलब ये बोल रहे हैं आप कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. हाँ, डिस्क्रिमिनेंट खुद एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. हाँ सर. रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. हाँ सर. D should be a perfect square. डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए भाई. कितने लोग अग्री करेंगे इस बात से कि डी को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए? तभी तो एक्स और वाई के लीनियर टर्म्स बनेंगे. अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मामला गड़बड़ा जाएगा हमारा. बोलो स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? हाँ, यस सर. चिराग, धनुष, मोहित, प्राप्ति, प्रसन्ना, बोलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो. इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अब बाय द वे डिस्क्रिमिनेंट हमारा आता क्या वो देख लेते हैं. देखो, ये एक ही तरह ट्रीट होता, ये एक तरीके से हमारे उस क्वाड्रेटिक के बी की तरह ट्रीट होता, और ये सी डैश की तरह. चलो मान लो ए बी डैश सी डैश, तो बी डैश का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी डैश, यही डिस्क्रिमिनेंट होता. अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता हमारा? 2 टाइम्स, तो 4 टाइम्स एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई. ठीक है. हाँ, वो कंडीशन हुई. तो अब मैंने क्या किया कि 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बन रहा होता देख लेते हैं. एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2GH माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस 2AFY माइनस AC. तो 4 टाइम्स, अब देखो वाई स्क्वायर के दो टर्म्स हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई स्क्वायर. फिर वाई के कितने टर्म्स हैं? एक ही टर्म. वाई का बेचारा एक ही टर्म है, माइनस 2AFY. तो उसके बाद ये जो है, ये 3 टर्म्स नॉन वाई वाले हैं. तो नॉन वाई वाले क्या हो गए? जी स्क्वायर प्लस 2GH माइनस AC. तो इसका d इक्वल टू 0 कर देंगे क्या? यस. अब ये एक डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वाड्रेटिक है, और इसको हम लोग को क्या चाहिए? दैट इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अब कोई भी क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब उस क्वाड्रेटिक का खुद का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो. जब कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जब इसका खुद का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो. तो अच्छा, अब समझ में आया? देखो, ये 4 जो है, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर खुद है, तो 4 का भी स्क्वायर रूट लेता तो वो 2 बन जाता, मतलब इसको भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था. तो इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को से डी डैश ले लिया, तो डी डैश शुड बी 0. क्या हुआ? क्या सत्यम, क्या लिखा? 2GHY, क्या बोल रहे हो? सर एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर. हाँ हाँ हाँ, तो पूरा गड़बड़ा गया, रुको. 2GH माइनस 2AF हो जाएगा.
2 times gh minus af into y, ठीक है, g स्क्वायर, फिर ये हट जाएगा माइनस ए, ठीक है। तो अब देखो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0, मतलब 4 टाइम्स gh माइनस af का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ए सी। समझ में आ रहा है? तो 4 वगैरह कैंसिल हो गए। इसके बाद इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे ना तो एक कंडीशन आ जाएगी, वही जो है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होगी। समझ में आया? यहीं से आ जाएगा ए बी सी प्लस 2f(gh) माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So hence true. क्या रिपीट करूं जोशी जी, कौन चीज? सर यही वाला वापस एक बार बता दो। क्या ये समझ में आया कि ये वाला क्वाड्रेटिक कैसे बना? सर वो ट्रायंगल वो डेल्टा बना के जो हुआ उसके बाद क्या सर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 किया वहाँ पर वापस एक बार। d डैश इज इक्वल टू 0 किया, उसके बाद तो देखो ये इस क्वाड्रेटिक का b है ना, तो b डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का क्या मतलब है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac टाइप की चीज हो जाना। तो ये इस क्वाड्रेटिक का b है, तो b स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स gh माइनस af का होल स्क्वायर 4ac, तो 4 टाइम्स a की जगह h स्क्वायर माइनस ए बी और c की जगह g स्क्वायर माइनस ए सी। अब फिर क्या करते, अब दोनों को ओपन करते, टर्म्स को एक साइड लेते, तो जो हमारा रिलेशन आ रहा था वो आ जाता। खैर प्रूफ एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो आई होप तुम लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइंस। ये जो है एक 2 डिग्री इक्वेशन है। अच्छा, मैं अपने मन से कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन लिख दूं, क्या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर देगा क्या? नहीं सर, उसको कंडीशन सर वो कंडीशन फॉलो करो। हाँ, वो कंडीशन, वो ए बी सी प्लस 2f(gh) वाली कंडीशन उसको फॉलो करनी चाहिए। तो ये फॉलो कर रही है। कैसे पता फॉलो कर रही है? क्योंकि मैंने वो पिछला वाला इक्वेशन लिखा है जिसमें लैम्डा की वैल्यू मेरी -2 आ गई थी। लास्ट क्वेश्चन किया था ना एक, जिसमें लैम्डा हाँ की सर। वैल्यू -2 आ गई थी। तो लैम्डा की वैल्यू -2 पुट करके उसी इक्वेशन को लिख दिया, तो वो श्योर शॉट है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइंस। तो इसको करो, कैसे करना है उसका मैंने हिंट दिया है तुम लोग को।
यस, तो अभिजीत सही है। तो कैसे करते हैं हम लोग? एक्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, ये वाली चीज इंडिविजुअल लाइंस का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये वाली टेक्निक हम लोग लास्ट बार यूज कर रहे हैं। इसके बाद एक और टेक्निक सीखेंगे जो इससे काफी छोटी होगी। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर माइनस एक्स लिख लिया, फिर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC होल अपॉन 2a। तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 12y। वो 1 प्लस के होगा, क्या हुआ? 1 प्लस 4y स्क्वायर। क्यों? वन प्लस क्यों होगा? ये तो ब्रैकेट में है ही ना। सर मैं वो 1 की बात कर रहा हूँ, -4 के पहले जो 1 है। की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो वन ही लिखा है ना। सर आपने जो अंडर द रूट में जो बी स्क्वायर का जो टर्म है 1, वो आपने दूसरे बार में नहीं लिखा, वही बोल रहा है। प्लस 9 होल अपॉन 2a। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या? हाँ सर। ये 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो एक बात ये बताओ कि ये बाय किस्मत परफेक्ट स्क्वायर आ गया कि हमेशा आएगा ही? सर स्ट्रेट लाइंस का है तो आना फिर चाहिए। आएगा। हाँ, क्योंकि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, इसका मतलब ये हमेशा आएगा, ये ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ऐसा नहीं कि किस्मत की बात है परफेक्ट स्क्वायर आए। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2x माइनस 3 होल अपॉन 2। 2 को उधर भेज देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x माइनस 3 एंड 1, सॉरी y, यहाँ पे y होगा, 1 माइनस 2y प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इससे पहले वाले इक्वेशन से क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड हो जाएगा ना, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरे वाले इक्वेशन में x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यही दोनों जो है वो इस जॉइंट इक्वेशन के इंडिविजुअल इक्वेशन है। समझे? यस सर। इतनी बात क्लियर है बच्चों कि ये इंडिविजुअल इक्वेशंस कैसे निकाले हम लोगों ने? अब इस इंडिविजुअल इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टर टेक्निक भी होती है। वो कौन सी होती है तो देखो जरा। तो अल्टरनेटिव मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम जो दोनों इंडिविजुअल इक्वेशंस हैं उनके जो x और y वाले कंपोनेंट है उनको देखो, तो वो एक तरीके से जो यहाँ पे डिग्री 2 का इक्वेशन है ना,
उन्हीं के फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं फैक्टराइज करेंगे तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो हुआ क्या कि जो हम लोग को जैसे जो जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पहले जो डिग्री 2 वाले टर्म्स हैं जैसे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स इंटू वाई तो है नहीं, लेकिन अगर एक्स इंटू वाई होता तब हम लोग एक्स इंटू वाई देख लेते। ठीक, तो उनको फैक्टराइज किया तो उससे ये आ गया से, तो उससे क्योंकि ये आ गया इसका मतलब एक्स माइनस वाई प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी टू। हम लोग अपने लाइन को ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस सी वन एंड एक्स प्लस वाई प्लस सी टू। ये जॉइंट इक्वेशन हो जाएगा। अब हमारा एम क्या है बताओ? अब एम क्या है? C1 और C2 फाइंड करना। तो अब देखो इनका प्रोडक्ट इसी के बराबर हो रहा होगा, इस एक्सप्रेशन के ही बराबर हो रहा होगा, एग्जैक्टली सेम। तो देखो मैंने x के कोफिशिएंट को कंपेयर कराया, तो x का कोफिशिएंट क्या होता? C1x प्लस C2x। तो C1 प्लस C2 और इधर x का कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा? -1। ऐसे ही y के कोफिशिएंट को अगर मैं कंपेयर कराता तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट विच इज 3। ठीक है, तो देखो यहां से C1 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? 1 आ गई, और C2 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? -2 आ गई। इसका मतलब हमारा लाइन 1 क्या हो गया? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और लाइन 2 क्या हो गया? x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या यही पहले भी आया था क्या? देखो x माइनस इधर लिखा है, इधर लिखा है, फिर x प्लस वाई माइनस 2 दिख रहा है रेड में, और इधर नीचे सर सर जो C1 प्लस C2 वो कैसे आया सर? देखो x के कोफिशिएंट, जैसे x का कोफिशिएंट कैसे आता है? इधर का C1 जो है, इधर का कांस्टेंट टर्म जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, तो वो C1x बन जाता, प्लस ये x C2x बन जाता। इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या आ गया? C1 प्लस C2। और इधर x का कोफिशिएंट क्या है? -1 है, C1 प्लस हाँ C2 को। सर समझ। सिमिलरली फॉर y ऑल्सो। ठीक है, यस सर। ये टेक्निक समझ में आई? तो कौन सी टेक्निक ज्यादा इजी है, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म करने वाली की ये वाली? सेकंड वाली। सेकंड वाली टेक्निक ज्यादा इजी है। ओके, अच्छा तुमको अब ये लग रहा होगा कि सर आपने कांस्टेंट टर्म के बारे में तो सोचा ही नहीं। कांस्टेंट टर्म तो देखो C1 इंटू C2 में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? C1 इंटू C2 में क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? -2। -2। तो जो तुम्हारा C1 और C2 यहाँ से आएगा वो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, दैट इज 100% श्योर। तभी तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। सर यहाँ पे इस केस में तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, पर कहीं पे मतलब 2x हाँ स्क्वायर सर वैसे माइनस। फैक्टराइज नहीं हो पाएगा तो। हाँ सर।
हेलो, हाँ सर आवाज आ रही हाँ सर हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन को मैंने C2 को -2/C1 इनपुट किया तो क्वाड्रेटिक आई C1 में, फिर C1 के दो वैल्यूज आ रही थी, 1 और -2। C2 को क्या पुट किया, -2/C1। तो फिर उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा ना, उसमें तुमको और आपका आवाज कट हो है रहा सर, है। वॉइस लैग हो रहा है। यस सर। सर अभी भी लैग हो रहा है। हेलो, अभी आ रहा है? हाँ सर। ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि तुमको ना इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो तुमको इससे C1 और C2 की यूनिक वैल्यू मिलेगी, और C1 और C2 की यूनिक वैल्यू ही आएगी, दो वैल्यूज नहीं आएंगी। और फिर वो वैल्यू जो है उसको यहाँ पे पुट करके देखना है कि वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। और अगर वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होगी तो वो 110% सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है विश्वजीत? हाँ सर। अच्छा, हाँ, सोनल ने कहा कि सर इस केस में x² - y² तो फैक्टराइज हुआ, लेकिन अगर किसी केस में नहीं हुआ तो क्या होगा? तो अगर किसी केस में वो फैक्टराइज नहीं हो रहा ना, तो उस केस में अ, तुम्हारी जो इंडिविजुअल लाइंस आएंगी उसके जो रूट्स होंगे वो इरेशनल वाले रूट्स होंगे। ठीक है, तो वहां पे तुमको इंडिविजुअल लाइंस के इक्वेशन के बारे में पूछेगा भी नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे लिखूं x² + 5xy + y², ठीक है, +4x + 3y से प्लस लैम्डा = 0, तो यहाँ से जो तुम्हारा ओरिजिनल इक्वेशन भी बनेगा, उसमें क्या कहते हैं, वो इंडिविजुअल लाइंस जो है उसके कोफिशिएंट्स जो है इरेशनल कोफिशिएंट्स आ रहे होंगे, तो फिर वहां पे इंडिविजुअल लाइंस के इक्वेशंस पूछेंगे भी नहीं। अब जैसे एक क्वेश्चन तुम लोग खुद करो, x² -3xy + 2y² + 2x + 4y + लैम्डा = 0। ठीक है, if above equation represents pair of straight line, then find equation of individual lines।
then find equation of individual lines. अच्छा ये बताओ, डू वी हैव टू फाइंड लैम्डा फर्स्ट, हाँ सर। कि उसके बिना काम चल जाएगा? लैम्डा फाइंड करने की जरूरत है या उसके बिना भी काम चल सकता है हमारा? ओके, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए हम लोग को इसको सॉल्व करने में, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम लोग को क्या करना होगा, पहले जो 2 डिग्री इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। तो जो हमारी लाइंस आएंगी वो कैसे फॉर्म की होंगी? x माइनस 2y प्लस c1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस c2। ठीक है, हमारी लाइंस उस फॉर्म की होगी। नाउ वी वांट टू फाइंड c1 एंड c2। देखो x का कोफिशिएंट क्या होता जब इसका x c2 से मल्टीप्लाई होता? c2
और जब ये C1 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होता तो C2 प्लस C1 दैट शुड बी व्हाट 2 के बराबर। फिर y का कोफिशिएंट अगर हम लोग कंपेयर कराने जाते तो y का कोफिशिएंट क्या होता, -2y जब C2 से मल्टीप्लाई होता तो -2C2, और जब C1 से -y मल्टीप्लाई होता तो -C1 दैट शुड बी व्हाट 4। अब देखो यहाँ से क्या पता चल गया, इन दोनों को अगर ऐड करते तो C2 की वैल्यू -6 आ जाती और C2 की वैल्यू -6 मतलब C1 की वैल्यू 8 आ जाती। देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इफ अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो हमारी लाइंस हैं L1 वो क्या हो गई, x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन L2 जो है वो क्या हो गई, x माइनस वाई प्लस प्लस नहीं -6 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हो गई हमारी L1 और L2। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछ लेता कि लैम्डा क्या होता, तो लैम्डा क्या होता है, इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स का प्रोडक्ट होता C1 इंटू C2। अगर लैम्डा पूछा जाता तो वो क्या हो जाता, -6 इंटू 8 विच इज -48। समझ में आई बात? बोले स्टूडेंट्स, इतना क्लियर? यस यस। यस यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसमें इस टॉपिक का क्या मतलब है, देखो अभी तक हम लोग एक जनरलाइज टॉपिक पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो दो लाइंस हैं वो दोनों ओरिजिन से पास कर रही है, L1 एंड L2। ये जो दोनों लाइंस है वो ओरिजिन से पास कर रही है। तो जैसे मान लो इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है। तो L1 का इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू m1x, मतलब y माइनस m1x इज इक्वल टू 0। और L2 का इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। ऐसा कह सकते हैं हम लोग, बोलो बच्चों। तो अगर इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन लिखना है तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2 मैं कैसे लिखता, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता। उससे क्या बन जाता, उससे कुछ ऐसा बन जाता, वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस m1 m2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो वाई स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स वाई वाला टर्म है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म है। इसका मतलब इसमें क्वाड्रेटिक। हाँ सारे टर्म्स डिग्री 2 के ही है। तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इट इज अ होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई।
होमोजीनियस का क्या मतलब है कि हर टर्म की डिग्री जो है वो सेम हो। तो जैसे होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस टू डिग्री इक्वेशन। होमोजीनियस क्यों, क्योंकि सारे टर्म्स, जैसे ये एक्स स्क्वायर है, फिर ये एक्स इंटू वाई है, तो इनकी दोनों की डिग्री मिला के क्या हो गई, 2 हो गई। इसकी भी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2 और इसकी भी डिग्री 2, इसलिए होमोजीनियस। 2 डिग्री क्यों, क्योंकि सबकी डिग्री 2 है, ठीक है, इन एक्स एंड वाई। इतनी बात क्लियर है। तो जो होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस passing through what, origin. origin. It always represents pair of straight lines passing through origin. तो हम लोग ने आज दो तरीके के 2 डिग्री इक्वेशन देखे। एक तो हम लोग ने आज जनरल 2 डिग्री इक्वेशन देखा, और एक होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन देखा। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज जनरल 2 डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट, it may represent Pair of a straight lot lines. of things. It may represent a lot of things. Pair of straight lines, circle, parabola, ellipse, hyperbola, ठीक है, इन सब को रिप्रेजेंट कर सकता है। खैर अभी तो हम लोग ने अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने जो कंडीशन लिखाई ए बी सी वगैरह के लिए वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिलेटेड कंडीशन लिखाई है, ठीक है। अभी जब इसके बाद हम लोग सर्कल्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो वहां पे जो मैं कंडीशन लिखाऊंगा ए बी सी ये सब के रेस्पेक्ट में, वो इन सब के लिए कंडीशंस लिखाऊंगा, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है, ठीक है। अच्छा, होमोजीनियस 2 डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है इन एक्स एंड वाई, इट रिप्रेजेंट्स ओनली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू ओरिजिन। मतलब इसमें फिर और कोई दूसरे या तीसरे के चांसेस नहीं है, ये केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। समझ में आई बात, तो ये चीजें क्लियर तुम लोग को, हाँ सर। ओके। तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन के बारे में, थ्रू ओरिजिन के बारे में। तो अब देखो जरा, सबसे पहले तो पहली बात आती है कि ये जो दो लाइंस होंगी L1 और L2, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी L1 और L2, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस थिंग, इट विल इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। अच्छा, अब हम लोग पता है क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दोनों लाइंस के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा, तो वो एंगल इन टर्म्स ऑफ ए एच और बी कैसे फाइंड करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। तो अभी टॉपिक है
एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपस में वो लोग कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं वो। ये तभी ना जब वो ओरिजिन के थ्रू पास कर रहे हैं। हाँ, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू ओरिजिन। अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है मतलब इट इज 100% गारंटीड कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस टू ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर अब सारी बातें उस लाइन के रेस्पेक्ट में की जा रही है। हम लोग ने क्या किया ना, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा b टाइम्स वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h टाइम्स वाई बाय एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0, प्लस a इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, y बाय एक्स का क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई लाइन होती, इसके ऊपर कोई पॉइंट x कॉमा y होता और ये पॉइंट 0 कॉमा 0 होता, तो y बाय एक्स का क्या मतलब, y बाय एक्स को हम लोग स्लोप लिख सकते हैं y माइनस 0 होल अपॉन x माइनस 0, स्लोप लिख सकते हैं, बोलो बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये m में क्वाड्रेटिक बन गया, इस क्वाड्रेटिक के दो वैल्यूज आते हैं, m1 और m2। समझ में आ रही है बात, इस क्वाड्रेटिक के दो वैल्यूज आते हैं m1 और m2। तो वो m1 और m2 एक तरीके से क्या आ रहे होते, दो स्लोप। लाइन 1 और लाइन 2 के स्लोप्स आ रहे होते हैं। अच्छा, दोनों लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस हम लोग को पता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अच्छा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक में सीखा है, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, रूट डी बाई यस, रूट डी बाय ए। तो यहाँ पे ए की जगह कौन होता, बी होता, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो बी है। सर 2a होता है, क्या हुआ, रूट डी बाई 2a होगा। नहीं नहीं, हाँ रूट डी बाय होता है 1 प्लस m1 m2, m1 m2 बोले तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट विल बी a बाय b, ठीक है। तो अब देखो रूट डी, वो क्या बन जाएगा, 4h स्क्वायर माइनस 4ab होल अपॉन a प्लस बी, ऊपर और नीचे वाला b कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन a प्लस बी, इसका मॉड। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी होल अपॉन a प्लस बी। आई बात समझ में, बोलो बच्चों। यस सर। अच्छा, अगर अगर a प्लस बी 0 हो जाए, अगर a प्लस बी 0 हो जाए मतलब tan थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा। पर्टिकुलर लाइन पे ना, हाँ, tan थीटा एक्स एक्सिस अनडिफाइंड के कब होता है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएंगे दोनों। नहीं नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं हो हाँ जाएंगे, तो बस जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, बस दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो if a plus b is 0 then tan theta is undefined, theta is equal to 90 degree, which implies that L1 and L2 are perpendicular to each other.
L1 and L2 are mutually perpendicular. चलो इसको लिख लो. सर वो तो M1 M2 से भी बोल सकते हैं ना? हाँ, M1 M2 से भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन क्या है कि देखो हम लोग सारी चीजें जो हमारे पास 2 डिग्री इक्वेशन है, जो हमारे पास तो ऐसे टाइप का इक्वेशन बन जाएगा ना, तो हम लोग सारी चीजें इसी के टर्म्स में रिलेट करना चाहेंगे. M1 और M2 तो हमको फाइंड करना पड़ेगा ना. हाँ सर. ये लिख लो. ओके, ये लिख लिया. तो अब देखो, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास पेयर ऑफ स्टेट, जैसे मान लो अपने पास 2x² प्लस 5xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये कोई दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी. तो वो दो लाइंस के स्लोप अगर पता चल जाए तो हम लोग लिख लेंगे उन दोनों लाइंस का इक्वेशन. तो बस हम लोग को क्या करना चाहिए, x² से डिवाइड कर देना चाहिए. तो x² से डिवाइड करने पे 2m² प्लस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इससे क्या हो जाएगा, इससे हम लोग को m की वैल्यू आ जाएगी. तो m की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक तो -2 आ जाएगी और एक -1/2 आ जाएगी. ठीक है, तो जो दो लाइंस है वो होगी y इज इक्वल टू -2x एंड y इज इक्वल टू -1/2x. मतलब y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस x इज इक्वल टू 0. ये दो लाइंस हो गई. ठीक है. अच्छा, इसका फाइंड करो इंडिविजुअल लाइंस. ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंडिविजुअल लाइन.
अब तुम लोग का नेक्स्ट एग्जाम कब है कॉलेज का? मंडे को मैथ्स मंडे को है। मंडे को कौन सा? मैथ्स मैथ्स ही है। तो इसमें m1 और m2 की कैसी वैल्यू आ रही है? इररेशनल। इरेशनल वैल्यू आ रही है। तो जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 2m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइज तो हो नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेंगे। रूट 56 को अपने क्या लिख सकते हैं? 2√14 -4 प्लस माइनस √14। तो एक लाइन हो जाएगी y इज इक्वल सर टू बाय 4 है नीचे। ये बाय 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक आ जाएगा m1x और दूसरा आ जाएगा कांस्टेंट टर्म 1 ऐसे आया ना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरी y की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस हो गई। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तुम लोग स्ट्रेट लाइंस की जो बुकलेट है उसमें हम लोग ने कहाँ तक डिस्कस किया था? क्वेश्चन नंबर 40 या 50 तक सर डिस्कस 40 किया? तक गया था। 40 तक किया था ना। ओके, ठीक है। तो लेवल 1 कहाँ तक है? सर 71 शायद। 70 तक से। ठीक है, तो सब लोग लेवल 1 तक कंप्लीट करके रखेंगे। एक दिन टाइम निकाल के हम लोग जो रिमेनिंग के 30 क्वेश्चंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देन वी विल मूव टू लेवल 2 के डाउट। चलो।